हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं संयुक्त परिवार के कार्य और गुणों के बारे में। तो समाज में जितनी भी संस्थाएं बनाई गई हैं, चाहे वो परिवार हो, विवाह हो या आर्थिक सामाजिक संगठन हो, चाहे समितियां हों, तो सभी का निर्माण सिर्फ इसलिए किया जाता है जो जिससे कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा किया जा सके। तो इसी तरह जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार भी इसीलिए समाज में बनाया गया, चूँकि जो समाज की आवश्यकताएं थी, चूँकि वो एकाकी परिवार से पूरी होना संभव नहीं थी, तो इसलिए संयुक्त परिवार का निर्माण किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज जो है वो एक कृषि प्रधान समाज रहा है, यानी कि जो आजीविका का जो साधन रहा है यहाँ ज़्यादातर वो कृषि रहा है। तो चूँकि कृषि एक साधन था जिससे लोग अपनी आजीविका उपार्जित करते थे, जिससे चूँकि संसाधन जो थे वो सीमित थे, इसलिए सभी लोग मिलकर एक इकट्ठा होकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे और इससे उन्हें एक दूसरे के साथ जो है सामाजिक सुरक्षा भी मिल जाती थी। तो संयुक्त परिवार के जो कार्य हैं उनमें पहले नंबर पे आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के कार्य, जिनमें पहले आता है सामाजिक सुरक्षा। यानी कि व्यक्ति को जब तक कि एक सुरक्षा नहीं मिली होती तब तक वह सही ढंग से काम नहीं कर पाता। जैसे कि बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था और कठिनाई के क्षणों में उसे जब वो किसी प्रॉब्लम में होता है तो उसे एक सुरक्षा की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो दोबारा से रिकवर होकर अपने काम पर लग सके। तो संयुक्त परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो कि अपने सदस्यों को जो उनके बुरे क्षणों में उनका साथ देकर उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा देती है, जिससे कि वो एक सुकून का जो अनुभव है वो कर सके और दोबारा से अपने काम पर लग सके। दूसरे नंबर पे आता है सामाजिकरण का कार्य। संयुक्त परिवार में बच्चों का जो पालन पोषण किया जाता है, यानी उनका सामाजिकरण किया जाता है, वो बड़े जो सदस्य होते हैं उनकी देख रेख में होता है। तो इससे जो बच्चों का सामाजिकरण होता है, उन्हें जो एक अपनी संस्कृति की सीख जो संयुक्त परिवार में दी जाती है वो दूसरे परिवारों में संभव नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार में बड़े सदस्य रहते हैं, यानी अनुभवी सदस्य रहते हैं जो कि जानते हैं कि किस तरीके से बच्चों को सही शिक्षा दी जाए। थर्ड नंबर पे आता है निराश्रितों की रक्षा, यानी कि निराश्रित होते हैं जिनका कोई आश्रय ना हो, जैसे कि वृद्ध लोग, विधवाएं और विधवाएं और जो बिना माँ बाप के बच्चे होते हैं वो। तो ऐसे जो निराश्रित लोग हैं, संयुक्त परिवार उनका सहारा है, उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि जो एकाकी परिवार है वहाँ वो इस तरह जहाँ इस तरह इकट्ठे होकर ना रहते हों, वहाँ इस तरह के लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन संयुक्त परिवार इस तरह के लोगों का एक सहारा है, जहाँ सभी की देख रेख में बच्चा और विधवाएं सब सही ढंग से पल जाते हैं और उन्हें कोई ज़्यादा जो है अपनी ज़रूरतों के लिए ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। फोर्थ नंबर पे आता है संस्कृति का प्रशिक्षण। जो संयुक्त परिवार है वहाँ एक व्यक्ति को उसे शिष्टाचार के नियम सिखाने के साथ साथ, उसे सही गलत सिखाने के साथ साथ धार्मिक और जो उसकी संस्कृति है उसकी भी शिक्षा दी जाती है। और चूँकि जब बच्चा अपने दादा दादी के साथ या अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके साथ पलता है, तब वो उसे सही ढंग से अपने जीवन का अनुभव उसके साथ शेयर करते हैं और उसे सही रास्ते की सीख देते हैं, जिससे कि बच्चा सही रास्ते पर चल सके और अपनी संस्कृति को सीख सके और उन सभी गुणों को अपने अंदर ला सके जो कि एक अच्छी जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। फिफ्थ नंबर पे आता है व्यक्तिवादिता पर नियंत्रण। संयुक्त परिवार जो होता है, चूँकि वो एक तरह से एक समाजवादी मनोवृत्ति पर आधारित होता है, वहाँ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वहाँ संयुक्त परिवार में जो निर्णय लेता है वो करता लेता है, मतलब जो उसका परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उम्र में, अनुभव में, वो उस संयुक्त परिवार के सब सदस्यों से रिलेटेड जो फैसले लिए जाने वो लेते हैं। तो यहाँ व्यक्तिवादिता चल नहीं पाती, यानी कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, बल्कि इस तरह की जो मनोवृत्ति है उस पर नियंत्रण लगाकर हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने की कोशिश की जाती है।
6 नंबर पे आता है अनुशासन की सीख। संयुक्त परिवार जो होता है वो उसमें हर बड़ा जो मेंबर होता है वो अपने छोटे सदस्य के शिक्षक और नियंत्रक की तरह होता है। यानी कि जो अनुभवी होता है, मतलब जो बड़ा होता है फैमिली का मेंबर, वो एक तरह से अपने छोटे मेंबर को अनुशासन में रखना सिखाता है। उसके लिए वो उसे किसी तरह की डांट डपट नहीं लगाता, बल्कि वो उसे कभी मजाक के ज़रिए या किसी व्यंग के ज़रिए, मतलब एक अनौपचारिक तरीके से वो उसे अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। अब आते हैं आर्थिक क्षेत्र के कार्य। आर्थिक क्षेत्र के कार्यों में जो पहले नंबर पे आते हैं वो है अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। संयुक्त परिवार जो होता है वो अपने सदस्यों की, जो हर सदस्य है उसकी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने पर ज़्यादा ध्यान देता है। वो ये नहीं देखता कि उसकी फैमिली का मेंबर कौन कितना ज़्यादा कमा रहा है, बल्कि जो संयुक्त परिवार में क्या होता है, सभी जो मेंबर होते हैं वो पैसा कमाने के बाद उनका एक इक्वल, मतलब उनका एक कोष होता है, मतलब जहाँ वो पैसा जमा करते हैं तो सभी का पैसा एक साथ जमा होता है और वहीं से जो कर्ता होता है संयुक्त परिवार का, वो ये डिसीज़न लेता है कि कैसे किसकी क्या ज़रूरत है और किस पर कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। तो एक तरह से जो संयुक्त परिवार है किसी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान ना देकर, कि वो अलग से किसी एक व्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान ना देकर, वो सबकी ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ज़्यादा ध्यान देता है, ताकि कोई भी व्यक्ति परिवार में ऐसा ना रहे कि जिसकी ज़रूरी ज़रूरतें पूरी ना हो रही हों। दूसरे नंबर पे आता है संपत्ति विभाजन से रक्षा। जो संयुक्त परिवार है उसकी जो संपत्ति होती है वो अविभाजित होती है, यानी कि उसे कोई भी व्यक्ति बांटता नहीं है, ना ही बांटने की बात कहता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे परिवार से अलग कर दिया जाता है, वो परिवार छोड़कर चला जाता है। लेकिन संपत्ति का बंटवारा किसी भी हाल में संयुक्त परिवार में नहीं होता। तो ना ही उसे जो इस तरह की बात करता है या संयुक्त परिवार के जो नियम उनके खिलाफ जाता है तो उसे संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। तो इसकी जो संयुक्त परिवार की ये विशेषता है, इससे संयुक्त परिवार जो है कभी भी बँटता नहीं है और उसके जो खेती की ज़मीन है वो टुकड़ों में बँटने से बच जाती है। थर्ड नंबर पे आता है धन का अधिकतम उपयोग। संयुक्त परिवार ही एक ऐसी जगह है जहाँ धन का सदुपयोग होता है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पैसा किसी बेकार ज़रूरतों के लिए, बेकार की दिखावे के लिए खर्च नहीं किया जाता, बल्कि इसे इस तरीके से खर्च किया जाता है जिससे कि सभी की ज़रूरतें पूरी हों। चूँकि संयुक्त परिवार में एक सामान्य कोष होता है जहाँ सभी परिवार के सदस्य जो कि कमा रहे हैं अपने पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा कराते हैं, और वहीं से जो पैसा है वो जो परिवार की सुदृढ़ ज़रूरतें हैं, मतलब परिवार की जो ज़रूरी ज़रूरतें हैं उनके लिए काम में लिया जाता है, जिससे कि जो परिवार है उसकी जो स्थिति है वो सुदृढ़ बन सके और परिवार में जो धन का अधिकतम उपयोग हो सके। तो जो संयुक्त परिवार है वो कभी भी किसी भी बेकार के खर्चे दिखावे को महत्व नहीं देता, बल्कि वो इस चीज़ को महत्व देता है कि परिवार के सभी सदस्यों को बराबर लेकर चला जाए और उनकी सबकी ज़रूरतों को महत्व दिया जाए। तो ये थे संयुक्त परिवार के गुण, कार्य और उसके गुण। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि उसके गुण कैसे क्या हैं और वो समाज के लिए किस तरह लाभकारी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।